हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल कह रहे कि भोपाल गैस त्रासदी किस जहरीली गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कह रहे कि मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा कह रहे कि सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आप इसका आंसर करिएगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जाएगा बी के साथ, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सेकंड नंबर सवाल कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी आपका किस वर्ष हुआ है। यह चीज़ आपसे पूछा जा रहा है 1982 में, 1984 में, 1986 में, 1988 में। तो ध्यान रखना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका। बिल्कुल इसका बी आंसर ठीक हो जाएगा। 1984 आपको ध्यान रखना है। यह घटना मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 1984। और गैस के लिए आपको रिमेंबर रखना है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। शॉर्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984। अगला थर्ड नंबर सवाल कह रहे कि भोपाल गैस आपदा किस विशिष्ट तिथि को हुई थी। ऑप्शन 4 है, कह रहे कि 15-16 अगस्त, 26-27 जनवरी, या फिर 2-3 दिसंबर, या फिर 5-6 जून। इस प्रश्न से संबंधित मैंने कई प्रश्न यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न देख लिए हैं। आंसर जाएगा आपका सी के साथ, 2 से 3 दिसंबर आपको ध्यान रखना है। MIC मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था यह चीज़, तो आपको रिमेंबर रखना है। कोई भी सवाल आपका बने गलत ना हो, इसलिए 2-3 सवाल हमने यहाँ पे करा दिया है। अगला फोर्थ नंबर सवाल कह रहे कि गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर एनिमल। कह रहे कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सा किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि एक सींग वाले गैंडे के लिए, बी कह रहे कि एशियाई शेर के लिए, सी कह रहे कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, डी कह रहा है ओलिव रिडले कछुआ के लिए। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा बी के साथ, एशियाई शेर के लिए। अगला 5 नंबर सवाल कह रहे हैं कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन कह रहे कि 2000, 2002, 2004, 2006। जैव विविधता अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 2002। ये डेट आपको याद रखना है। आंसर जाएगा आपका बी के साथ। अगला 6 नंबर सवाल कह रहे कि वेयर डज अ चाइल्ड फर्स्ट लेसन ऑफ सोशलाइजेशन बिगिन। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ आपका कहाँ से प्रारंभ होता है। बेहद आसान है। ऑप्शन कह रहे कि विद्यालय से, फ्रॉम द फैमिली स्कूल, या फिर आपका ग्रुप, पीयर ग्रुप, या फिर आपका यहाँ से हो जाएगा धार्मिक स्थल। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बच्चों का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है। आपकी फैमिली से, परिवार से। इसलिए इस प्रश्न का भी आंसर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चा सबसे पहले परिवार से बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है, धन विद्यालय जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है। और सवाल कह रहे कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, नाइट्रिक अम्ल से, यहाँ पे बी कह रहे कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सी कह रहे कि एसिटिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल, डी कह रहा है कि कार्बोनिक अम्ल और साइट्रिक। यहाँ पे इसका आंसर जाएगा आपका बी के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है नाइट्रिक अम्ल। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा जो है सर्वाधिक है। ऑप्शन ए कह रहे कि ऑक्सीजन, सेकंड कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड कह रहे नाइट्रोजन, एंड फोर्थ कह रहे कि आर्गन। कह रहे कि पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा जो है सर्वाधिक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन। आपको ध्यान रखना है N2 लगभग कितना, तो आपको ध्यान रखना है 78%। अगला 9 नंबर सवाल कह रहे कि तरुण भारत संघ आपसे पूछा जा रहा है कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान इनमें से कौन है। ऑप्शन कह रहे कि मेधा पाटेकर हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, या फिर राजेंद्र सिंह हैं, या फिर सलीम अली हैं। इस प्रश्न का आंसर जाएगा आपका सी के साथ। ध्यान रखना है जल पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है।
ये थोड़ी-सी मैंने डिटेल रखी है तो इसको आपको पढ़ना है। तरुण भारत संघ राजस्थान में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जिसकी स्थापना 30 मई 1975 को हुई थी। यह संस्था वर्षा जल संचयन और जोहड़ जैसे पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। संस्था के प्रधान कौन है? राजेंद्र सिंह है, ये आपको रिमेम्बर रखना है। यह संगठन मुख्य रूप से जल और वन संरक्षण के लिए कार्य करता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके शानदार काम के लिए उन्हें भारत का जल पुरुष, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें, सिडको आंदोलन से संबंधित है। सलीम अली की बात करूं तो ये आपका पक्षी वैज्ञानिक हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थ के समूह में प्रोटीन की प्रचुरता यानी अधिकता है। यह आपका यूपी टेट 2011 में आया है। कह रहे कि दूध, अंडा, आम, या फिर कह रहे कि चावल, सेब, आलू। थर्ड कह रहा है कि आपका सोयाबीन होगा, चना होगा एंड मक्का होगा। डी कह रहा है कि घी होगा, चीनी होगा या फिर मक्का होगा। क्या होगा सही जवाब? 2-3 सेकंड हम समय देते हैं, आपको सवाल को यहाँ पे सही करना है। इनमें से कह रहे हैं कि किस खाद्य पदार्थ के लिए कौन सा समूह ऐसा है जिनमें आपका प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा आपका सी के साथ। ध्यान रखना है, सोयाबीन, चना एंड मक्का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन इसमें सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है और इसमें भी कहीं नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन के लिए सोयाबीन में प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आंसर जाएगा आपका सी के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन को हमारे शरीर का क्या कहा जाता है? भवन निर्माता कहा जाता है। ध्यान रखना है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। यह हमारी कोशिकाओं और ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत, विकास के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, आवश्यक होती है। पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। तो अगला 11 नंबर सवाल कह रहे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से इनमें से कौन सा रोग होगा? कह रहे रिकेट्स हो जाएगा या फिर क्वाशियोरकर हो जाएगा या फिर स्कर्वी हो जाएगा या फिर वेरी वेरी हो जाएगा। तो विटामिन डी आपका ध्यान रखना है रिकेट्स के लिए एंड विटामिन सी आपका हो जाएगा स्कर्वी के लिए। लेकिन प्रोटीन की कमी से खास करके बच्चों में, तो आंसर जाएगा बी के साथ। महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। थोड़ा सा आपका लैंग्वेज घुमा करके प्रश्न पूछा गया था। ये लगभग 2013 में शायद प्रश्न बना था कि जो है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो उसमें ऑप्शन था, 3 ऑप्शन थे, एक आपका चौथा प्रोटीन था, तो वहाँ पे प्रोटीन आंसर सही हो जाएगा। तो प्रश्न बदल करके भी एंड रिपीट भी होते हैं यूपी टेट के अंदर, तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है। ई की कमी से होता है आपका रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? मसूड़ों से खून आने की बीमारी हो जाएगी एंड स्कर्वी आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्व है। क्वाशियोरकर की बात कर लो तो यह एक कुपोषण संबंधी रोग है जो प्रोटीन की कमी से होता है, ये महत्वपूर्ण है ना। अगला 12 नंबर सवाल कह रहे कि इनमें से कौन सा आपका रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? स्कर्वी होगा, बेरी बेरी होगा या फिर आपका यहाँ पे रतौंधी होगा या विटामिन डी। मैंने कहा रिकेट्स के लिए आपको विटामिन डी याद रखना है, स्कर्वी के लिए विटामिन सी याद रखना है, बेरी बेरी के लिए B1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे रतौंधी हो जाएगा, यानी आपका सी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से खास करके आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है, आंखों से कम दिखाई देता है, जिसे क्या कहा जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, एंड रिकेट्स सूखा रोग जिसे कहते हैं विटामिन डी की कमी से। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है सारी चीज़ों को। अगला 13 नंबर सवाल कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है या थक्का जमने में देरी होती है? ऑप्शन कह रहे हैं विटामिन ए, बी कह रहे हैं विटामिन सी, सी कह रहे हैं कि विटामिन ई, डी कह रहा है कि आपका विटामिन के। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा आपका डी के साथ। सवाल कह रही है कि मैंग्रोव पौधे इनमें से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये सवाल आपका पूछा गया है। हिमालय, सुंदरबन, रेगिस्तान, वर्षावन। आंसर जाएगा बी के साथ, सुंदरबन। आपको ध्यान रखना है, भारत की पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन दुनिया का क्या है? आपका सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष भी आपका यहाँ पे पाए जाते हैं। कह रहे कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या है? आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन कह रहे कि खनिज है,
मृत पौधे और जंतु है, या फिर रासायनिक उर्वरक है, या फिर वर्षा जल होगा? क्या होगा सही आंसर? थोड़ा-सा समय हम आपको सवाल को करने के लिए देंगे। चलिए करिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जब मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष सड़ते हैं, तो मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के अंदर मौजूद, वो क्या करते हैं, अवशेषों को अपघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसलिए आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा आपका सेकंड नंबर सवाल। ध्यान से आपको सवाल को पढ़ना है, देन आंसर करना है। कह रही कि राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार आपका 1900, थोड़ा-सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, देन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए कह रही कि लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? आप बताइएगा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे किसके साथ? बी के साथ। बिल्कुल भी इसका आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसे पहली बार 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। काफ़ी आसान होते हैं पेडागोजी के सवाल। कह रहे कि ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में वास्तविक जीवन की स्थितियों को शामिल करने का आपका शामिल करने से मुख्य रूप से आपको क्या मदद मिलती है? कह रहे कि यह छात्रों को परिभाषाएं आसानी से याद करने में मदद करेंगे। कह रहे कि यह कक्षा की सीख और वास्तविक दुनिया के बीच की दूरी को पाट देगा। कह रहे कि यह व्याख्यान के दौरान शिक्षकों के कार्यभार को कम कर देगा। कह रहे कि यह कक्षा के भीतर सख्त अनुशासन बनाए रखेगा। जब भी अनुशासन आ जाए या भार को शिक्षक के भार को कम करना आ जाए या फिर परिभाषा रटाना, ये सब चीज़ें आ जाए, तो ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ। अगला फोर्थ नंबर सवाल कह रही कि ओखला पक्षी विहार दिल्ली और उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रही कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अलीगढ़, मेरठ। क्या होगा इसका सही आंसर? आप करिएगा। ओखला पक्षी विहार दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? आपका आंसर जाएगा यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। आंसर जाएगा बी के साथ। रहा 5 नंबर सवाल। कह रही कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? कह रहे कि अनुच्छेद 19 होगा, अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 14 होगा, या फिर अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि हर नागरिक को कानून के तहत सुरक्षित जीने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार देता है। तो आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ। हाँ, 6 नंबर सवाल एनसीईआरटी को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 100% यहाँ से एक सवाल आपका पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्या कह रहे हैं सवाल पढ़िएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 आपको एनसीईआरटी 2005 शिक्षा प्रणाली को निम्नलिखित में से किस चीज़ को दूर ले जाने पर जोर दे रहा है? कह रहे हैं कि वैचारिक समझ, रटने की प्रणाली, गतिविधि आधारित शिक्षा, या फिर समावेशी शिक्षा। क्या होगा इसका सही आंसर? बेहद आसान है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, आसानी से पढ़िएगा। हमारा यहाँ पे मकसद है कि आपका एग्जाम के अंदर एक को सवाल गलत ना हो। यहाँ गलत हो जाएगा, 100 बार गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपका एक भी सवाल गलत होना नहीं चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005? ये कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा को रटाओ नहीं, बच्चे को समझाओ, गतिविधि आधारित चीज़ें करवाओ, जैसे भी हो बट रटाओ नहीं। तो रट्टा मार प्रणाली को क्या करोगे? भगा दोगे, है ना, दूर कर दोगे। आंसर जाएगा बी के साथ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बच्चों को केवल तथ्य याद करवाना नहीं है, परिभाषा रटाना नहीं है। हमारा आपका मकसद होना चाहिए बच्चों को चीज़ों को समझाना है, किसी भी तरीके से समझाना है, बट रटाना नहीं है। तो आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल कह रहे कि क्लोरोफिल पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, या फिर कैल्शियम। क्या होगा इसका सही आंसर? आप बताइएगा। आंसर जाएगा बिल्कुल बी के साथ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पौधों का जो पत्ती होता है वो किसके कारण आपका हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
हाँ, 9 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे? आपको बताना है यहाँ पे। कह रहे कि बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर या फिर यहाँ पे एम.आर. स्वामीनाथन। क्या होगा इसका सही आंसर? करिएगा, बेहद आसान है। इससे थोड़ा-सा आप रिलेट करिएगा। सुंदर पेड़ यानी ये आंदोलन था ही पेड़ों को बचाने के लिए, तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन आपका यहाँ पे चलाया गया था। तो पेड़ से लोग चिपक जाते थे, पेड़ को कटने नहीं देते थे, इसलिए इसका चिपको आंदोलन नाम पड़ा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रमुख नेता में आपका कौन आते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। आपको सुंदर सुंदर पेड़ करके रिलेट करके सुंदर पेड़, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन। आई होप सो याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रही कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था WWF से क्या आपका आशय है? आपको बताना है। कह रही कि वर्ल्ड वाइड फंड होगा, विश्व वन्य जीव कोष होगा या फिर वर्ल्ड वार फंड होगा, वर्ल्ड वाच फाउंडेशन होगा। क्या आंसर होगा? आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? रट लीजिएगा। तो क्या होता है? विश्व वन्य जीव कोष होता है, इंग्लिश में इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं। इसका वर्तमान आधिकारिक नाम जो है ये चेंज हुआ है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इस बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यही मिलता है, विश्व वन्य जीव कोष ही मिलता है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कि भारत में बायोडीजल तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? सिकोया प्लांट का उपयोग किया जाता है, जेट्रोफा, रतनजोत इसे कहते हैं, यूकेलिप्टस या फिर देवदार। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जेट्रोफा याद रखिएगा, जेट्रोफा ना हो तो यहाँ पे रतनजोत करके मिल सकता है। भारत में बायोडीजल तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? रतनजोत, जेट्रोफा। आंसर बी बिल्कुल सही है। ये रहा 12 नंबर सवाल, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है। एटीपी होता है, सनलाइट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। बिल्कुल सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका किसे माना जाता है? सूर्य के प्रकाश को माना जाता है। बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। डाटा बुक से है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे कि रेड डाटा बुक का संबंध इनमें से किससे है? कह रहे कि विलुप्ति के कगार पर संकटग्रस्त जीव से है, नदियों में प्रदूषण स्तर से है, घटता भूगर्भ जल स्तर से है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के कगार जीव से संबंधित है, संकटग्रस्त जीव से। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने काफ़ी डिटेल में रखा है चीज़ों को। यहाँ से 1 नंबर का सवाल 100% आएगा, ध्यान से करिएगा। सवाल क्या कह रहे हैं? विश्व जल दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है? आपको बताना है। 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 5 जून को। तो विश्व जल दिवस हर साल आपका कब होता है? 22 मार्च को होता है। आंसर पहला ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चीज़ों को अच्छे से समझना है। 22 मार्च के लिए आपको ध्यान रखना है विश्व जल दिवस हो जाएगा। पृथ्वी दिवस के लिए आपको 22 अप्रैल याद रखना है। 22 मई आपको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका कब हो जाएगा? 5 जून आपको ध्यान रखना। सादुष्टिक है, इसे लिखिएगा, समझिएगा। पानी आपका कहाँ गिरता है? ज़मीन पर गिरता है। आपका यहाँ पे पृथ्वी दिवस हो जाएगा, पानी से जल दिवस हो जाएगा। एंड पृथ्वी पर गिरता है तो क्या पैदा होता है? हरियाली, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ट्रिक काफ़ी अच्छा है, याद कर लीजिएगा, ऐसे ही हमने भी याद करा था। तो यहाँ पे पानी से हो जाएगा, यहाँ पे जल दिवस 22 मार्च को हो जाएगा। एंड पानी कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा, ज़मीन पर गिरेगा। पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल को। एंड 22 मई को क्या होगा? पृथ्वी पर गिरेगा तो क्या पैदा होगा? आपका प्लांट हो जाएगा, यहाँ पे हरियाली। ध्यान रखना है, जैव विविधता दिवस हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन करें कि 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर। क्या हो जाएगा? काफ़ी आसान है। विश्व ओजोन दिवस हर साल आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर जाएगा ए के साथ। अगला विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 21 मार्च को, 11 जुलाई को, 29 अगस्त को। आंसर पहला ही सही हो जाएगा। हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दिवस से एक सवाल 100% आएगा।
सारे जो महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं उसे आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये रहा 18 नंबर सवाल, कह रहे कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाश्चुरीकरण कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, आशवन कहा जाता है या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। आंसर जाएगा बी के साथ। उद्यान आपका किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एशियाई शेर के लिए या फिर बंगाल टाइगर के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सवाल आपसे क्या कह रहे हैं? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डेसिबल का उपयोग किया जाता है, डाप्सन यूनिट यानी डीयू का उपयोग किया जाता है, पीपीएम का उपयोग किया जाता है या फिर लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, डाप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई के लिए। आपको ध्यान रखना है, डीयू इसको शॉर्ट में कहते हैं। साथ साथ आपको सारी चीज़ों को रिवाइज करना है यहाँ पे, ताकि वीडियो के अंदर ही आसानी से आपको याद हो जाए। सिंपल सा आपको यहाँ पे समझना है कि जब भी पूछा जाए एग्ज़ाम के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आपको ध्यान रखना है। मानव अधिकार दिवस हर साल आपका 10 दिसंबर को हो जाता है। अगला कह रहे कि भारत का संविधान दिवस, यह आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, महत्वपूर्ण है, कई एग्ज़ामों में आया है। तो कह रहा है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस आपको रट लेना है, याद कर लें। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल आपका 29 जुलाई को हो जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को हो जाता है। तो वंस अगेन रिपीट दिस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। गांधी जयंती आपका 2 अक्टूबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका हो जाता है 7 अप्रैल को। कह रही कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आसान प्रश्न है, तो साइलेंट वैली के लिए आपको ध्यान रखना है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका भारत के केरल राज्य में स्थित है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। कि उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा है, कतरनिया घाट है, हस्तिनापुर है, पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला ही आंसर इस प्रश्न का भी आपका सही है। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी, आपको ध्यान रखना है। कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, हानिकारक है? नीम, यूकेलिप्टस, बबूल या फिर केला। तो क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जिसे आम भाषा में सफ़ेदा कह दिया जाता है, तो यह क्या है? पर्यावरण का आतंक कहलाता है। तो यह ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न। सवाल कह रही कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है, यानी जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन कह रहे कि सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्र, बाबा आमटे। भारत के वाटरमैन के रूप में यानी जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह। आपको ध्यान रखना है, बी आंसर इस प्रश्न का आपका सही है। कह रहा है कि इनमें से किसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? अनुपम मिश्र, एसपी गोदरेज, एमसी मेहता या फिर सलीम अली। तो आपको ध्यान रखना है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? सलीम अली को जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली। सवाल कह रही कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। पहला ही आंसर आपका बिल्कुल इसका सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे इंग्लिश में आपका क्या कहा जाता है? लीवर कहा जाता है। पर सवाल कह रहे हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आइंस्टीन, मेंडल,
पाश्चर, डार्विन। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? 2 साल 11 माह 18 दिन, 3 साल 10 महीने 28 दिन, 4 साल 8 महीने 10 दिन या फिर 5 साल 7 महीने 15 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है आपको ध्यान रखना है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही है? पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बूढ़े कह रहे कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर सिक्किम। फूलों की घाटी के लिए आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। एक बार फिर से हमारे साथ साथ आपको चीज़ों को यहाँ पे रिवीजन करना है ताकि वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला पेज पे यहाँ पे देख लेते हैं, डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने बहुत शिद्दत से अच्छे से यहाँ पे आपके लिए बनाया है। इन सारी चीज़ों को लिखिएगा, याद कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? अभी हमने बताया है वीडियो के अंदर, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका 5 जून को मनाया जाता है। कई बार आया है तो भूलना नहीं है, आपको 5 जून डेट याद रखनी है। हो सकता है एग्जाम में मिल। एक बार फिर से सारे दिवस आपको यहाँ पे रिवीजन कर लेना है। बहुत ही कम समय में पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सवाल से रिलेटेड मैंने बहुत ही सरल व्याख्या के साथ चीज़ों को यहाँ पे कह रहे कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? कह रहे कि जल प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, परमाणु दुर्घटना से संबंधित है या फिर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्या होगा इसका सही आंसर करिएगा। चेरनोबिल दुर्घटना की बात करूँ तो ये किससे संबंधित है? आपका आंसर जाएगा सी के साथ, परमाणु दुर्घटना से संबंधित है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। आपको ध्यान रहे यह हादसा कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986। आपको यहाँ पे डेट याद रखनी है। और कहा हुआ था यह यूक्रेन के चेरनोबिल संयंत्र में हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किससे संबंधित है? परमाणु दुर्घटना से संबंधित है। यह हादसा कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986। एंड कहाँ? यह यूक्रेन के चेरनोबिल संयंत्र में हुआ। ये रहा आपका दूसरा सवाल। कह रहे कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कह रहे कि अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा इसका सही जवाब करिएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए आपको यहाँ पे रिमेम्बर रखना है MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पे। इसके लिए ये थोड़ी-सी मैंने व्याख्या रखी है। यह भयानक दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। काफ़ी यह भी अपने आप में दर्दनाक घटना थी, काफ़ी लोगों की जान गई थी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल ये रहा अगला सवाल। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन-सा है? आपको यहाँ पे बताना है। शेर है, बाघ है, हाथी है या फिर कुत्ता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका यहाँ पे बाघ है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टाइगर। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। क्या हो जाएगा सही आंसर आपको यहाँ पे? आंसर जाएगा आपका यहाँ पे 26 जनवरी 1950 यानी बी आंसर बिल्कुल आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है हर साल आपका गणतंत्र दिवस इसी दिन आपका यानी 26 जनवरी को क्या होता है? मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 आपको यहाँ पे याद रखना है। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना किस वर्ष किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? आपको यहाँ पे बताना है। यह यूपी टेट 2017 में आया हुआ सवाल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना किस वर्ष किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? कह रही कि 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1975। क्या होगा इसका सही आंसर करिएगा। तो आंसर जाएगा यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 1973। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी के साथ जाएगा। थोड़ी सी मैंने व्याख्या रखी है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, लिखना है एक नोट्स टाइप में। ज़्यादा समय नहीं है लेकिन अगर रफली इसको लिख लेते हैं तो चीज़ें लिखने से ज़्यादा याद रहती हैं। भारत में
प्रोजेक्ट टाइगर के लिए आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973 में भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत करी है। तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी टेट में आपका ये प्रश्न आया हुआ है और यूपी टेट के अंदर प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको बखूबी पता है। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों को यहाँ पे समझना है, पढ़ना है और अच्छे से एक स्कोर के साथ आपको यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहे कि 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 2003, 11 दिसंबर 2000, 5 जून 2002। क्या होगा इसका सही आंसर? तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर जाएगा 11 दिसंबर 2002, यानी पहला ही आंसर इस प्रश्न का आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के लिए आपको ध्यान रखना है, हो सकता है 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ से 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये शायद रिपीट हो गया। चलिए आंसर जाएगा यहाँ पे बी के साथ, आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। इससे पहले शेर हुआ करता था। ये थोड़ी-सी डिटेल में है, इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह एशियाई शेर हुआ करता था, लेकिन देश में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए उनके संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और अब बाघ को भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। ये भी आपको यहाँ पे साथ-साथ रिमेंबर रखना है। हाथी को भारत का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न बने टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु हमने बताया कि बाघ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल यहाँ से कर लेते हैं। अगला सवाल कह रहे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यह भी सवाल आपका यूपी टेट के अंदर आया हुआ है। कह रहे कि न्यूयॉर्क यूएसए, एम्स्टर्डम नीदरलैंड या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस फ्रांस। क्या होगा इसका आंसर? ध्यान रखिएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय के लिए आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा अब बी के साथ एम्स्टर्डम नीदरलैंड, आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। अगला कह रहे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कह रहे कि 1972, 1982, 1986 या फिर 1992। क्या होगा सही? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना है 1986, आंसर जाएगा सी के साथ। बेहद आसान है। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि फ्लाई एश एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? आपको बताना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, कोयला आधारित बिजली संयंत्र हो जाएगा, पन बिजली संयंत्र हो जाएगा या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। फ्लाई एश के लिए आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है, आंसर जाएगा बी के साथ। महत्वपूर्ण सवाल है। थर्मल पावर प्लांट, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, ये आपका क्या है? फ्लाई एश क्या है? एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? थर्मल पावर प्लांट यानी कोयला आधारित बिजली संयंत्र। कैसे होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या फिर खनन से? इस प्रश्न से संबंधित ऊपर सवाल हो चुका है, तो आपका यहाँ पे सी के साथ। प्रदूषण, फ्लाई एश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र के कारण होता है। फ्लाई एश एक उत्पाद है जो ताप विद्युत संयंत्र में कोयलों को जलाने से तरीका। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1952, 72, 1980, 1986, आपको डेट याद होनी चाहिए। ये यूपी टेट बिल्कुल सी टेट से अलग है। सुपर टेट में ये इसका यूपी टेट का काम आ सकता है, लेकिन सी टेट में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी के साथ 1972, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहे कि भारत में शूला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िएगा। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय होगा, थार मरुस्थल होगा। क्या होगा आंसर? आप करिएगा। तो आपको ध्यान रखना है भारत में 16 घास के मैदान, खास करके ये जो आपका पश्चिमी साइड है, केरल, कर्नाटक वगैरह, तो यहाँ पाए जाते हैं भारत में 16 घास के मैदान। आंसर जाएगा आपका ए के साथ पश्चिमी घाट, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं।
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा जैवमंडल का अजैविक घटक आपका यहाँ पे नहीं है? अजैविक घटक यानी आपसे निर्जीव पूछा जा रहा है कि कौन-सा नहीं है? प्रोटीन है, कह रहे हैं कि मृदा है या फिर आपका यहाँ पे कवक होगा या फास्फोरस होगा, क्या होगा आंसर बताइएगा? कह रहे हैं कि जैवमंडल का कौन-सा अजैविक घटक है? आंसर जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे जाएगा सी के साथ। ध्यान रखिएगा कवक जो है क्या है? जैविक घटक है, इसलिए आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। और प्रोटीन हो गया, मृदा हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अजैविक घटक हैं, निर्जीव घटक हैं। तो ध्यान रखिएगा ये मैंने 2 परिभाषा काफ़ी आसान भाषा में लिखी है। जिसमें जीवन होता है वही जैविक है, बायोटिक है, सजीव है। जिनमें जीवन नहीं होता है वो क्या है आपका अबायोटिक है, अजैविक है, निर्जीव है। तो ये सिंपल सा परिभाषा ध्यान रखिएगा। हो सकता है 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। जैविक घटक के लिए पेड़-पौधे, जानवर, इंसान, कवक। तो अजैविक घटक पूछा जाए इसके लिए हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रकाश हो गया, फास्फोरस हो गए, ये सब अजैविक घटक है। ऐसे सिंपल भाषा में समझिएगा जो सजीव है, जैविक है, जो निर्जीव है वो क्या है अजैविक घटक है। तो ये परिभाषा आप याद रखिएगा। नाउ फ्रेंड्स यहाँ से अगला सवाल कर लेते हैं। कह रहे कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मैंने ऐसे सवाल को लिया है कि जो कई बार सवाल पूछे गए हैं उसको कई बार हमने लिया है, जानबूझ कर के नहीं लिया है। ज जिस सन में पूछा गया था तो उसको हमने लिया है। फूलों की घाटी के लिए आपको ध्यान रखना है कहाँ है? उत्तराखंड आपको ध्यान रखना है। बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चमोली ज़िले आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कह रहे कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन-सी है? पूछा जा रहा है। कह रहे कि दोदा बेट्टा या फिर दोदा बेटा करके लिखा रहता है। दोदा बेट्टा ध्यान रखिएगा, नायमुडी होगा, महेंद्रगिरी होगा, सुबाई होगा, इसका आंसर करिएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊँची चोटी पूछी जा रही है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, अनायमुडी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कह रहे हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? 4 ऑप्शन है पढ़िएगा। मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिए। सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पैरनदीप आपका सही हो जाएगा। आप ज़्यादा करके यहाँ पे कोशिश करिए यूपी टेट के अंदर, ईवीएस के अंदर कम से कम आपका 25 प्लस सवाल यहाँ पे सही हो। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल पढ़िए कह रहे कि भारत के किस राज्य में लोकतक झील है? मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, असम क्या होगा इसका सही आंसर करिएगा। भारत के किस राज्य में लोकतक झील स्थित है? आपको ध्यान रखना है मणिपुर। बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2-3 बार ये सवाल आया है। कह रहे कि डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग होगा, सैम पित्रोदा होगा। क्या आंसर होगा? करिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के लिए किसे जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। बी आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन क्या है? दुग्ध क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो साथ-साथ में ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल है, इस टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहे कि किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी या फिर पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? नीम को, यूकेलिप्टस को, बरगद को, पीपल को। किसे कहा जाता है पर्यावरण का दुश्मन? तो आंसर जाएगा बी के साथ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी यूवी किरणों में से कौन-सी सबसे अधिक हानिकारक है, खतरनाक है, विनाशकारी है? आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे हैं कि यूवी-ए होगा, यूवी-बी होगा, यूवी-सी होगा या फिर इनमें से सभी हानिकारक हैं। तो बताइएगा समान रूप से कौन-सा हानिकारक है? ऑप्शन पढ़िएगा। तो इसमें से जो है कौन-सी है? आंसर सी जाएगा। यूवी-सी जो है ये क्या है? सभी किरणों में से ये हानिकारक है, खतरनाक है, विनाशकारी मानी जाती है ये किरण यूवी-सी। कह रहे कि हमारे पर्यावरण वायुमंडल में कौन-सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 2011 के अंदर यह सवाल आया है। ऑप्शन कह रहे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है। हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग आपका 78%। तो ध्यान रखना है। सो इस प्रश्न का आंसर कौन-सा सही होगा? आपका सी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पर्यावरण के लिए आपका हानिकारक है? यह 13 नवंबर 2011 का प्रश्न है।
तो ऑप्शन क्या है? कागज़ है, प्लास्टिक है, कपड़ा है और क्या है? धातु है। इनमें से कौन-सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। प्लास्टिक जो है ये क्या है? पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह है 10% का जो नियम है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वेंट हाफ के द्वारा, कार्ल मोबियस के द्वारा, लिंडमैन के द्वारा या फिर टैंस्टी के द्वारा? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी बिल्कुल सही है। लिंडमैन आपको ध्यान रखना है। 10% का नियम किसका है? लिंडमैन का है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला सवाल यहाँ से कर लेते हैं। अगला सवाल आपका दिवस से है, काफ़ी बार यह भी सवाल आपका कई बार आया हुआ है। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से 1 नंबर का सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण दिवस है, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है, उन्हें आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून हो जाएगा, 5 अप्रैल हो जाएगा, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर। आंसर आपका यहाँ पे पहला ही सही है, 5 जून आपको ध्यान रखना है। 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन हैं? मानव हैं, पानी है, वायु है या फिर मिट्टी है? मिट्टी क्या है? अजैविक घटक है। पानी भी क्या है? अजैविक घटक है। वायु भी क्या है? अजैविक घटक है। पौधे हो गए, जानवर हो गए, मनुष्य, सूक्ष्मजीव वगैरह हो गए, ये सब क्या होते हैं? पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए जैविक घटक कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जैविक यानी जीव, जिनमें जीव हो वो क्या है? जैविक है, जिनमें जीव ना हो वो क्या है? अजैविक है। तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पौधे, पेड़-पौधे हो गए, पक्षी वगैरह हो गया, सूक्ष्मजीव, जीवाणु हो गया, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है? चार्ल्स एल्टन ने करा है, अरस्तू ने करा है या फिर अर्नेस्ट हाइकल ने करा है या एजी टांसले ने करा है? इकोलॉजी शब्द के लिए सर्वप्रथम किसे जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। अर्नेस्ट हाइकल को जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? बी सही है। जब इकोसिस्टम पूछा जाए, पारिस्थितिकी तंत्र पूछा जाए, इसके लिए आपको एजी टांसले को याद रखना है, लेकिन इकोलॉजी के लिए आपको अर्नेस्ट हाइकल, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से अगला सवाल देख लेते हैं। यह भी सवाल आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कह रहे कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? डेसिबल पैमाना कहलाता है, सेंटीग्रेड कहलाता है, न्यूटन कहलाता है या फिर रिएक्टर पैमाना कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी आंसर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा।